My dear students, myself Mamta Kakran, Geography Department, GCW, तोसाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे एयर मासेस के बारे में। एयर मासेस यानी कि वायु राशियाँ। बच्चों, वायु राशियाँ वायुमंडल का वह विशाल और विस्तृत और घना भाग है जिसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, आर्द्रता विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज दिशा में समरूपता में पाई जाती हैं। यानी कि जो इसके भौतिक गुण हैं, भौतिक विशेषताएं हैं, वह समान होते हैं। ये काफ़ी विस्तृत और बड़ी होती है। एक महाद्वीप के पूरे बड़े भाग को ये कवर कर सकती है। प्राय वायु राशियों का विस्तार कई 100 किलोमीटर तक होता है। इनमें वायु की अनेक परतें पाई जाती हैं। जैसा कि अभी पहले बताया कि ये क्षैतिज दिशा में परतें पाई जाती हैं और इनका तापमान और आर्द्रता लगभग एक समान ही होता है। वायु राशियों की उत्पत्ति तब होती है जब धरातल पर वायुमंडलीय विशेषताओं में लंबे समय तक स्थिरता पाई जाती है। यानी कि वहाँ पर गति नहीं होनी चाहिए, स्थिरता रहेगी, जब भी वायु राशियों का निर्माण होगा। आइए अब हम चर्चा करेंगे वायु राशियों की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाओं के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं जो वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे इसके लिए यानी वायु राशि के लिए एक विस्तृत क्षेत्र का होना आवश्यक है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए जो संभवतः समांगी हो या संपूर्ण भाग इसका स्थलीय होना चाहिए या इसका संपूर्ण भाग जलीय होना चाहिए। और ऐसे क्षेत्र में तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं भी समान होनी चाहिए। अगर विषमांगी सतह है और वहाँ पर टेम्परेचर और आर्द्रता संबंधी समरूपता नहीं है तो वहाँ पर वायु राशियों का निर्माण नहीं हो सकता। यानी कि समांगी जगह होनी चाहिए जब भी वायु राशि उत्पन्न होगी। वायु क्षैतिज दिशा में गतिशील हो और गति अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। ध्यान रहे बच्चों, अपसरण प्रकार की होनी चाहिए। और अपसरण प्रकार की गति होने पर वायुमंडलीय स्थिरता उत्पन्न होती है। इसलिए अपसरण प्रकार की गति बताई गई है क्योंकि इसमें स्थिरता होगी और यदि स्थिरता होगी तभी वायु राशियों का निर्माण होगा। वायुमंडलीय दशाओं में लंबे समय तक स्थिरता होनी चाहिए। इससे वायु धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। देखो बच्चों, अगर वायु में गति रहेगी, गतिशील वायु रहेगी तो वो धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होगी। अगर उसमें स्थिरता होगी तो ही वे वायु राशि धरातलीय विशेषताओं को ग्रहण कर सकती है और विस्तृत पैमाने पर वायु राशि का निर्माण होगा। आइए यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं वायु राशि और वायु के बारे में। इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है। वायु राशियाँ वायुमंडल में वायु का मोटा और विस्तृत भाग है। देखो बच्चों, जैसा कि पहले बताया था, कई 100 किलोमीटर में से फैली हुई होती है और इसकी मोटाई भी काफ़ी होती है। जबकि वायु एक क्षैतिज गति है जो धरातल के पास बहती है। वायु राशियाँ इसमें आर्द्रता और तापमान लगभग समान होता है, जबकि वायु में विभिन्न स्थानों पर इसका टेम्परेचर और आर्द्रता संबंधी भिन्नताएं अधिक होती हैं। वायु राशियों में वायु की कई परतें होती है जबकि वायु में परतें नहीं पाई जाती। आखिरी है इसका पॉइंट कि वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र ध्रुवों पर
या उष्णकटिबंध में ही होता है, जबकि वायु का उद्गम क्षेत्र उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, यानी कि उच्च दाब से पवनें निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं और इस तरह से वायु का निर्माण होता है। आगे देखिए वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र की वायु राशियाँ किन किन क्षेत्रों पे बनती हैं। जिन क्षेत्रों पर वायु राशियों की उत्पत्ति होती है ऐसे क्षेत्र वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे कि उस क्षेत्र में जहाँ यानी कि वायु राशि उत्पन्न हो रही है उसका टेम्परेचर और आर्द्रता संबंधी जो विशेषताएं हैं समान होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। इन क्षेत्रों में वायु सतत रूप से केंद्र में नीचे की ओर उतरने या बैठने की प्रवृत्ति रखती हो, इन क्षेत्रों में वायुदाब हमेशा उच्च बना रहता है। आइए अब हम देखते हैं वायु राशियों के उद्गम क्षेत्र। ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र, ध्रुवीय महासागरीय क्षेत्र, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और महासागरीय उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय या महासागरीय भूमध्य क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र और मानसूनी क्षेत्र, ये 6 हमारे विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं जहाँ पर वायु राशियों का उत्पन्न होती वायु राशियाँ। वायु राशियों की विशेषताएं देखिए, हम इसमें शुरू से ही ये बताते आ रहे हैं कि तापमान और आर्द्रता संबंधी विशेषताएं वायु राशियों में होती हैं। इनका तापमान और आर्द्रता लगभग समान होता है। वायु राशियाँ अपनी उत्पत्ति के स्थान पर गतिशील रहती हैं। वायु राशियाँ अपने मार्ग में आने वाले मौसम को प्रभावित करती हैं। उत्पत्ति क्षेत्र से दूर जाने पर वायु राशियों के मूल गुणों में परिवर्तन आता है। 2 विपरीत स्वभाव की वायु राशियों के मिलने पर वाताग्रह का निर्माण होता है। आइए अब हम वायु राशियों का वर्गीकरण देखते हैं। ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, इसमें आता है ध्रुवीय और ट्रॉपिकल एयर मासेस और पोलर एयर मासेस। आगे फिर ओशियन ट्रॉपिकल एयर मासेस और कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस। इसी तरह से पोलर एयर मासेस हैं जो ध्रुवीय वायु राशियाँ हैं, उसमें भी सी एयर मासेस और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस। और अगर इसका तापमान के आधार पर देखें तो एक ठंडी वायु राशि और एक गर्म वायु राशि। और अगर इसे मैकेनिकल तौर पे देखा जाए तो स्टेबल और अनस्टेबल ये वायु राशियाँ हैं जिन्हें इनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग आधारों पर। आगे देखिए, ये एक डायग्राम है बच्चों, इससे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक महासागरीय और एक कॉन्टिनेंटल, दोनों। तो देखिए, एक तो कॉन्टिनेंटल पोलर है, एक मराइन पोलर है। इसी तरह से कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और मराइन ट्रॉपिकल। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार तो एक महाद्वीपीय होगी और एक महासागरीय होगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो के यहाँ पर काल्ट शब्द से लिया गया है। काल्ट का मीनिंग कोल्ड होता है, तो के का क्या मीनिंग हुआ? कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड। इसी तरह से CPW कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म, यानी कि महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि। इसी प्रकार से महासागरीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि और महासागरीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि। इसी प्रकार से अगर हम उष्णकटिबंधीय की बात करें तो इसमें देखिए ट्रॉपिकल है
कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल यानी कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय और महासागरीय उष्णकटिबंधीय। इसी प्रकार से इसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं आगे कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी वायु राशि, K फॉर कोल्ड, W फॉर वार्म। और इसके आगे एक स्टेप और बाकी है जिसमें स्टेबल और अनस्टेबल कहा गया है। S हमारा स्टेबल को दिखाता है और U हमारा अनस्टेबल को दिखाता है, यानी कि स्थिर और अस्थिर। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि MPWS कौन सी वायु राशि बनेगी, तो आपको बताना है सागरीय, ध्रुवीय, उष्ण और स्थिर। ठीक है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि CTWU कौन सी वायु राशि बन गई, तो इसमें आएगा कॉन्टिनेंटल, ट्रॉपिकल, वार्म और अनस्टेबल। ठीक है बच्चों, ये इसका बहुत ही आसानी से याद करने का तरीका है। इसे भूलना नहीं, बिल्कुल आसान है ये। सिर्फ इसमें अक्षर ही फालतू दिखते हैं और ये बहुत ही आसान और सटीक तरीका है। ये देखिए, आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप है। इसमें रेड कलर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दिखाए गए हैं और ब्लू कलर से पोलर दिखाए गए हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें जहाँ MT लिखा हुआ है तो यानी कि मराइन ट्रॉपिकल, CT लिखा गया है वहाँ पर कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। समझे? इसी प्रकार से अगर ध्रुवों की साइड देखें हम, उत्तरी ध्रुव के पास रशिया में, वहाँ लिखा गया है CP यानी कि पोलर वायु राशि है, कॉन्टिनेंटल पोलर। इसी तरह से अगर अन्य महासागर में देखा जाए नीला भाग, तो वहाँ पर MP लिखा गया है कि जी ये महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि है। ठीक है। इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में अगर हम नीले रंग में देखेंगे तो MP लिखा गया है, यानी कि महासागरीय पोलर ध्रुवीय वायु राशि। और इसी प्रकार से अगर बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव के पास देखा जाए तो वहाँ पर CP लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्टिनेंटल पोलर, यानी कि वो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है। आइए आगे चलते हैं, हम वायु राशियों के वर्गीकरण के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। इसमें हमने त्रिवार्था एक हमारे भूगोल वेता हुए हैं, उनके आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है। उद्गम क्षेत्र के आधार पर इसमें टेम्परेचर और आर्द्रता को आधार बनाया गया है। तापमान के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार, तापमान संबंधी जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर वायु राशियों को दो भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार ध्रुवीय वायु राशि हैं जो उच्च ध्रुवीय अक्षांशों पर जिन वायु राशियों का उद्गम होता है वो ध्रुवीय वायु राशि कहलाती हैं और इन्हें P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ज्ञात रहे कि आर्कटिक वायु राशि भी एक ध्रुवीय वायु राशि है जिसे A अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तापमान की दृष्टि से ये ठंडी होती है। उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वायु राशियाँ उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ कहलाती हैं, जिन्हें हम T अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। T मीन्स ट्रॉपिकल। ये स्वभाव से तापमान में गर्म होती हैं और भूमध्य रेखीय वायु राशि भी उष्णकटिबंधीय प्रकार की वायु राशि होती है। इन्हें हम E अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए अब हम कॉन्टिनेंटल वायु राशियों के बारे में जानते हैं। जिन वायु राशियों का उद्भव महाद्वीप पर होता है उनको महाद्वीपीय वायु राशि कहते हैं और इन्हें हम C अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, उष्णकटिबंधीय द्वीपों में उत्पन्न होने वाली वायु राशि को उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशि कहेंगे, जिसे हम C और T द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ध्रुवीय महाद्वीपों पर उत्पन्न होने वाली वायु राशियों को हम C और P के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आइए आगे हम जानते हैं वायु राशियों के मार्ग में जो
मार्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण। मार्ग के आधार पर इसका वर्गीकरण, जैसे कि आप जानते हैं, ऊष्मागतिक परिवर्तन होता है। जब कोई वायु राशि ठंडे क्षेत्र में उत्पन्न होकर गर्म क्षेत्र की ओर चलती है तो इसे हम ठंडी वायु राशि कहेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में जा रही है अपेक्षाकृत उस क्षेत्र के मुकाबले वो ठंडी होती है, और इसको हम के अक्षर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार जब ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि उष्णकटिबंधीय गर्म प्रदेशों की ओर गतिशील होगी तो उसे हम महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि कहेंगे। और इसी प्रकार जब गर्म प्रदेशों से ठंडे प्रदेशों की ओर वायु गतिशील होती है वायु राशि, तो उसे हम गर्म वायु राशि कहेंगे। इसमें हम W अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। W अक्षर हमारा वार्म शब्द से लिया गया है। अगर हम यांत्रिक परिवर्तन के बारे में पढ़ें, यांत्रिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे, इस प्रकार के परिवर्तन को वायु राशि में स्थिर और अस्थिर कहलाती हैं। इस प्रकार की वायु राशियाँ, जब वायु राशि में स्थिरता आती है तो उसे हम S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जब वायु राशि में अस्थिरता आ जाती है तो उसे हम U अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे कि S फॉर स्टेबल और U फॉर अनस्टेबल, इसीलिए हम इन्हें S और U के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में किसी वायु राशि के ढलान से नीचे उतरने पर, प्रति चक्रवात का हिस्सा बन जाने पर उसमें स्थायित्व की स्थिति उत्पन्न होती है। ये देखिए, अंत में हमने यहाँ पर एक उत्तरी अमेरिका का नक्शा लिया है। इसमें देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से जो वायु राशियाँ आ रही हैं वो ठंडी वायु राशियाँ हैं। जो समुद्र से आ रही है, महासागर, प्रशांत महासागर और अंध महासागर से जो अंदर की साइड आ रही हैं ये वायु राशियाँ, उसको हम मैरीटाइम पोलर एयर मासेस बोल रहे हैं। और जो महाद्वीप से उठ रही हैं वो कॉन्टिनेंटल हैं, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मासेस। इसी प्रकार से अगर हम भूमध्य रेखा के आसपास के एरिया को लें, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, तो आप देखेंगे कि रेड रंग से हमने इसको दिखाया है। जो महासागर से आ रही हैं वो MT द्वारा प्रदर्शित की जा रही हैं, और जो हमारी महाद्वीप से आ रही हैं वो हम CT द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये इस नक्शे से, इस मैप के द्वारा आप अच्छे से जान गए होंगे कि जी ध्रुवीय वायु राशियाँ हैं और उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ हैं, जिन्हें हम क्रमश नीले और लाल रंग द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज हमने वायु राशियों के बारे में जाना और हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हुई कि वायु राशियाँ महासागर से कैसे बनती हैं। महासागरीय होती हैं, महाद्वीपीय होती हैं, ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, और इसमें स्थिरता और अस्थिरता की स्थिति भी उत्पन्न होती है। धन्यवाद।